हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं गणित पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एमपी टीईटी, सीटेट, रीट और अदर जितने भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षण शास्त्र कोई अलग नहीं होता, सबके लिए सेम होता है। ठीक है। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट समथिंग 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पार्ट वाइज होंगे, और ये हमारा पहला लेक्चर होगा शिक्षण शास्त्र का। ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर डाले थे, बाकी अभी जो ये सीरीज नई स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पहला लेक्चर है। ठीक है। और कोशिश करें कि आप ये सारे लेक्चरों को पूरे पूरे देखें, तो इससे क्या होगा कि आपका शिक्षण शास्त्र एक अच्छा हो जाएगा और इसमें एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिसका आपको एग्जाम में फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गणित विज्ञान है। ठीक है। तो जो गणित है विज्ञान है किस चीज़ का, तो पहला हो जाएगा स्थान का, सेकंड ऑप्शन है शिक्षा का, थर्ड ऑप्शन है गणनाओं का और फोर्थ ऑप्शन है मानव जीवन का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गणनाओं का। हम इतना जानते हैं कि जो गणित होता है उसमें मैक्सिमम हम गणना करते हैं हमारे सामाजिक जीवन से ले लो या फिर हम वैज्ञानिक तरीके ले लो, या किसी भी अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी सब्जेक्ट ले तो उसमें जो स्पेशली जो भी गणना का क्षेत्र होता है जहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है वो सारा का सारा गणनाओं के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो गणितीय विज्ञान है उसमें स्पेशली क्या होता है, तो किसी भी चीज़ की गणना होती है। ठीक है। मतलब आप अगर रसायन शास्त्र लोगे तो उसमें भी हम मोलरता वगैरह निकालते थे, उसमें गणना होती है। यदि हम इन्वायरमेंट ले ले तो जहाँ पर यदि कोई जीव की या फिर किसी की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पर भी गणना की बात होती है। अगर हम दैनिक लाइफ में देखें तो वहाँ पर भी अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, हमारा लेन देन मतलब दैनिक लाइफ जो हम जीते हैं वहाँ पर भी गणना होती है। इसीलिए गणित विज्ञान है किसका, गणनाओं का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा कि गणितीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था। ठीक है। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा था। तो यार हम इसको एक लेक्चर डाल चुके हैं कि अदर जितने भी अभी तक मनोविज्ञान रहे हैं या शिक्षण शास्त्र रहे हैं उन लोगों ने जितने भी कथन बोले तो उसका लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये कहा है यार, पहला ऑप्शन है बैकन, सेकंड है हॉगबेन और थर्ड हो जाएगा लॉक और फोर्थ ऑप्शन है डंटन। ठीक है। तो यार जो गणितीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ये कहा था हॉगबेन ने, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इनको जैसा है एज इट इज आपको याद करना ही करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। ठीक है। जो हम प्राथमिक स्तर पे मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ तक अगर गणित पढ़ाते हैं तो उसका महत्व क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक, सेकंड ऑप्शन यहाँ दे रखा है सामाजिक, थर्ड ऑप्शन है धार्मिक और फोर्थ है मानसिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि जो प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाया जाता है तो उसका महत्व किस चीज़ में है, तो सामाजिक महत्व है। मतलब हमारे सामाजिक जीवन में जो हमारा लेन देन हुआ, ठीक है, या फिर हमारे दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, खेत से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड, बाउंड्री से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं हमारे आसपास उससे रिलेटेड ही हमें गणित पढ़ाया जाता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मानसिक महत्व होता है गणित का। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियां में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है। वह है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, थर्ड हो जाएगा सामाजिक और फोर्थ हो जाएगा आर्थिक। ठीक है। तो यार देखो इसके ऑप्शन वैसे दो सही होंगे। ठीक है। मतलब सी और डी दोनों ठीक है, परंतु फिर भी हम आर्थिक इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। परंतु सामाजिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे मानव जीवन में अगर हम देखें हमारे दैनिक जीवन में तो हमारे सामाजिक जितने भी काम होते हैं, ठीक है, मतलब हम एक समाज में जब जीते हैं तो वहाँ पर हमारे लेन देन करना, फिर चीज़ों का आवागमन करना, या फिर हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं गणित का सामाजिक जीवन में यूज़ होता ही है। और आर्थिक हम इसलिए बोल सकते हैं कि अगर हम जब भी अर्थव्यवस्था मतलब लेन देन की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक यूज़ होता है। ठीक है। परंतु फिर भी अगर जब ये दोनों ऑप्शन अगर आए तो ऑप्शन नंबर सी को आप सही करार दोगे। ठीक है, सामाजिक। और यदि यहाँ पर आगे ऑप्शन बना के दे दे कि ए और बी दोनों, बी और सी या फिर सी और डी, तो इस प्रकार से करेंगे तो सी और डी दोनों सही होगा। बाकी अदरवाइज अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को आप पहले प्रेफरेंस दोगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ठीक है। जो मूल्यांकन है उसका निकटतम संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है विषय वस्तु से, सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन प्रति
प्रविधियों से, और थर्ड हो जाएगा उद्देश्यों से, और फोर्थ हो जाएगा सीखने की क्रियाओं से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि जो मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है तो उद्देश्यों से होता है। ठीक है, मतलब हम अब यहाँ मूल्यांकन की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं कि जब भी स्कूल या सत्र स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक उद्देश्य रखते हैं, या फिर हम त्रैमासिक की बात कर लें या वीकली टेस्ट की बात करें तो उसमें उद्देश्य होता है हफ्ते भर का कि हमें कितनी चीज़ें सिखाना है और क्या करना है। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध, तो हमारा एक उद्देश्य होता है हफ्ते भर में कि हम बच्चे को जो सिखाएं उसमें हम उसे चेक करें, एक टेस्ट ले और टेस्ट में हम उसके नंबर चेक करें। तो हमारा एक उद्देश्य पहले ही था किसका, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है, तो उद्देश्यों से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां कि उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ठीक है, जो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य का, सेकंड ऑप्शन है प्रकृति का, थर्ड ऑप्शन है कठिनाई स्तर का, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब तो देखो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, उद्देश्यों का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, मतलब जो डायरेक्ट प्रभाव छोड़े और बच्चा उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो उसे पता चले कि हम टीचर एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है और वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अप्रक्षेपित, सेकंड हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपित, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण प्रणाली हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आंसर उसका प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, मतलब हम जो डायरेक्ट हमारे आसपास के आवरण से या फिर हमारे डेली लाइफ से जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशील होता है और वो हमें अधिक दिनों तक याद रहता है। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया में हम वही चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हम रेगुलरिटी में सीखते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रत्यक्ष अनुभव ही सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां हो जाएगा यहाँ पर कि गणित सभी विज्ञानों द्वारा एक कुंजी है। ठीक है, यह शब्द किसके है, मतलब ऐसा किसने कहा था कि जो गणित है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा रोजन बेकन ने, सेकंड हो जाएगा हैमिल्टन ने, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो ने, और फोर्थ है बर्टेड रसेल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, रोजन बेकन का यह कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। ठीक है, मतलब जो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आत्मविश्वास का, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तार्किक सोच का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषण सोच का, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक, सेकंड है मानसिक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं यार कि जो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व है तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, मानसिक महत्व। ठीक है, मतलब मानसिक स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई देता है या बढ़ता ही है, क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन होता है उससे रिलेटेड ही गणित हमें प्राथमिक स्तर में पढ़ाई जाती है और इससे मानसिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से प्रयोग होता है, तो पहला ऑप्शन है आगमन विधि, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड है संश्लेषण विधि, और फोर्थ हो जाएगा विश्लेषण विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बात होती है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि निगमन विधि में हमें पहले से ही एक फॉर्मूला दिया होता है, तो हमें जो क्वेश्चन में एक सामान्य जानकारी दी होती है हम उसे डायरेक्टली एक फॉर्मूले में रखते हैं और एक विशिष्ट आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। परंतु वहीं पर हम आगमन विधि की बात करें तो हमें जो क्वेश्चन जो एक पजल के रूप में दिया होता है तो वो हमारे लिए पहले विशिष्ट होता है, फिर जब हम उसे सॉल्व कर लेते तो हमें वो समस्या का समाधान मिल जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर हम बात करें तो आगमन विधि, और सामान्य से विशिष्ट की ओर बात करें तो निगमन विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं कि गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी गणित की कौन सी विधि है जिसमें हम सूत्रों और
सूत्रों का प्रयोग और नियमों का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, सेकंड है विश्लेषण विधि, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा निगमन विधि। ठीक है, तो यार इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर निगमन विधि, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो निगमन होती है वो होती है सामान्य से विशिष्ट, मतलब पहले ही हमें फॉर्मूला या नियम दिया होता है, उसके अनुसार हम एक विशिष्ट आंसर लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तार्किक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो छोटी कक्षा होती है प्राथमिक स्तर की ही बात हो रही है यहाँ पर, कि जब हम गणित को पढ़ाते हैं तो उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सही होना चाहिए, कौन सा तरीका हम यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ हमें दे रखा है मनोरंजक एवं खेल संबंधित विधि, सेकंड ऑप्शन है रटने संबंधित, और थर्ड ऑप्शन है आगमन, और फोर्थ ऑप्शन है निगमन। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। मनोरंजन एवं खेल विधि द्वारा ही हम एक रुचि उत्पन्न कर सकते हैं बच्चों में, और छोटी कक्षा में इसे गणित आसानी से सिखाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की राम खेल खेल में निम्न प्रकार की गेंदों को लगाता जा रहा है। ठीक है, तो जो राम है यार देखो उसने पहले क्या करा, 3 गेंद को लगाया, ध्यान से देखना। उसके बाद उनने खेल खेल में 6 गेंद लगा दी, उसके बाद खेल खेल में 9 गेंद लगा दी। इसका मतलब राम यहाँ पर खेल रहा है, क्योंकि यहाँ दिया है कि राम खेल खेल में निम्न प्रकार की गेंदों को लगाता जा रहा है। तो मतलब राम यहाँ खेल रहा है, परंतु वहीं पर अगर हम बात करें तो उसके इस खेल को, ठीक है, मतलब आगे अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो उसके इस खेल को मोहन एक तालिका बना रहा है। तो मोहन ने तालिका बनाया कि देखो 3 गेंदों की संख्या 3-3। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप अगर देखा तो गेंदों की संख्या उसमें 3 गेंद थी। वहीं पर जब दूसरा ग्रुप की अगर यहाँ बात करें तो कितनी गेंद हो गई, 6 गेंद हो गई, और वहीं पर यहाँ तीसरा ग्रुप अगर हम देखें तो 9 गेंद हो गई। इसका मतलब गणित कर रहा है कौन, यहाँ मोहन। ठीक है, क्योंकि मोहन एक गणित बना रहा है, मतलब ये सांख्यिकी से रिलेटेड हो जाएगा, परंतु यहाँ राम क्या कर रहा था, खेल रहा था। आगे देखते हैं कि दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि राम खेल रहा था और मोहन एक गणित कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कहीं है क्या। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ठीक है, मतलब राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देख लो यहाँ पर राम खेल रहा था और मोहन गणित कर रहा है, मतलब एक तालिका बनाना मतलब एक गणित करने की क्रिया के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यार कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई एक छात्र है वो गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। तो यार देखो एक बच्चा बार बार अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, मतलब उसका निदान करना पड़ेगा जिससे वो पास हो पाए। तो हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, तो पहला ऑप्शन है लिखित विधि, सेकंड ऑप्शन है मौखिक विधि, थर्ड ऑप्शन है निदानात्मक विधि, और फोर्थ है उपचारात्मक विधि। ठीक है, तो यार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी एक जो प्रॉब्लम है बच्चे की उसका हम निदान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर निदानात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, यहाँ की छात्र गणितीय गणना की गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी छात्र है वो गणितीय गणना में अगर गति प्राप्त करना मतलब स्पीडली कोई गणना को कर पाना, तो वो किस चीज़ को यूज़ करे, या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी करे जिसमें वो गणितीय गणना को शीघ्र ही कर पाए, मतलब बहुत कम समय में कर पाए। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि चर्चा एवं वाद विवाद के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है मौखिक कार्य द्वारा, और थर्ड ऑप्शन है लिखित कार्य द्वारा, और फोर्थ है अभ्यास द्वारा। यार तो आप खुद भी गणित के अगर स्टूडेंट है और ना भी हो तो 10वीं तक आपने मैट्रिक लेवल तक ये सारी चीज़ें पढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अभ्यास द्वारा ही गणित की गणना को में तेजी प्राप्त की जा सकती है, ये हमने भी देखा है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा बार आप प्रयास करेंगे उतनी गणित में तेजी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है। ठीक है, समतल की या प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कागज, सेकंड है गिलास, थर्ड है गेंद, और फोर्थ ऑप्शन है बेलन। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, और ये आप सबने ही इसका राइट आंसर लगाया होगा कि निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कागज आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर असत्य ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि किसी
एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें से बनी आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ कोण की बात आ रही है, यहाँ कोण होगा, कोण कहते हैं। तो देखो ये एक बिंदु हो गया, इस एक बिंदु से एक ये रेखा और एक दूसरी रेखा, इनसे ये बनी आकृति, ये भी कोण और ये भी क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। यार इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, और उसने पूछा है कि असत्य कौन सा है, मतलब गलत ढूंढना है। सेकंड ऑप्शन अगर वहां देखें तो किन्हीं तीन बिंदुओं, ठीक है, देखो किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति की बात हो रही है, स्पेशली इस पे नोटिस करना है, नोट करना है हमें कि किसी तीन बिंदु या सॉरी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये पहला रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड और तीसरा रेखाखंड, और ये बंद आकृति, ये त्रिभुज कहलाती है, मतलब सेकंड पे ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है कि किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो देखो यार तीन रेखा की बात हो रही है, तो ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, तो क्या ये त्रिभुज बनी? तो तीन रेखा से अगर घिरी आकृति की बात करें तो त्रिभुज नहीं कहलाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ के आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा प्रत्येक कोण समान होता है। तो अगर हम इस आयत की बात करें तो आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो यार उसने बोला कि असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, जो कि यहाँ पर गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। मतलब त्रिभुज के लिए हमें, ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया और इसके लिए सत्य कथन देखना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा समतल कोण सदैव न्यून कोण होता है, ठीक है। तो समतल कोण सदैव न्यून कोण होता है, मतलब अगर हम समतल की बात करें तो ये एक समतल पर बना ये कोण न्यून कोण होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो यहाँ पर सत्य कथन की बात करा तो ये तो हो जाएगा असत्य। सेकंड हो जाएगा एक कोण सदैव समकोण होता है, तो यार हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, तो यहाँ पर देखे तो एक भी कोण समकोण नहीं है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा गलत। थर्ड हो जाएगा कि एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, तो यार ये त्रिभुज बना, यहाँ पर भी एक कोण, ऐसा आपको कहीं अधिक कोण दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये भी हो जाएगा गलत। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि एक कोण सदैव, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज की बात करें तो एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगर मैं एक न्यून कोण त्रिभुज बनाऊं तो इसमें भी एक कोण न्यून कोण है, वहीं पर एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो इसमें भी ये वाला कोण न्यून कोण है, और अगर हम अधिक कोण भी बना ले तो भी इसमें एक कोण न्यून कोण है। इसका मतलब आप किसी भी प्रकार का एक त्रिभुज बना लीजिए, उसमें कम से कम एक कोण आपको न्यून कोण मिलेगा ही मिलेगा। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि गणितीय पाठ्यक्रम की सामग्री का विकास किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम गणित पढ़ा रहे हैं या फिर उसकी सामग्री की बात कर रहे हैं तो किस रूप में उसका विकास किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक गणित के रूप में, सेकंड है समस्या के रूप में, थर्ड ऑप्शन है तर्क संगत के रूप में, और फोर्थ है अभ्यास के रूप में। तो देखो गणितीय पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास, तो गणितीय पाठ्यपुस्तक की जब हम सामग्री बनाएंगे तो उसका विकास हमें किस रूप में किया जाना चाहिए, तो समस्या के रूप में, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया राइट आंसर। कि अगर हम किसी समस्या, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड किसी समस्या से रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो वो व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है हमारा, वो उन चीज़ों को सोच पाएगा कि यार इस प्रकार की घटना घटती है और इन्हें गणित में किस रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की गणितीय पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में किया जाना चाहिए, तो समस्या के रूप में, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। तो मित्रों यार आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर में हम 21वें नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर हो जाए, ठीक है। तो इस आधार पे ये छोटे छोटे लेक्चर आते रहेंगे, मतलब 20-20 क्वेश्चन के, और हम इसमें रेगुलर समथिंग 300 क्वेश्चन कम से कम करेंगे ही करेंगे पेडागोजी के। और अगर आप इतना कर लेते तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही, चाहो आपको कोई भी टेट का दो। एक चीज़ और, यदि आप इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।